बच्चों, आज मैं आप सबको एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। राजा की 2 पुत्री थी और दोनों ही शादी के योग्य हो गई थी। राजा उन दोनों के लिए अच्छे वर की तलाश कर रहे थे, पर राजा को अपने पुत्री की मन की इच्छा जाने बिना ही वह वर नहीं देखना चाहते थे। इसलिए एक दिन राजा ने अपनी कक्ष में दोनों पुत्रियों को बुलाया। बड़ी पुत्री का नाम संध्या और छोटी पुत्री का नाम मधु थी। तो दोनों राजा की पुत्री, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों की तुलना अगर आसमान से उतरी परियों से कराई जाए तो भी कम होगा, मगर सोच विचार में दोनों ही बहुत अलग थी। संध्या स्वभाव से बहुत ही घमंडी, स्वार्थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही नाज था। साथ ही वह सोचती थी कि मैं एक जमींदार पैसे वाले राजा की पुत्री हूँ, जो चाहे जैसा चाहे वैसा करूँगी। वह अपने राज्य में रहने वाले सारे स्त्रियों को हीन भावना के नज़र से देखती थी। ठीक इसी के विपरीत स्वभावों की उसकी छोटी बहन मधु थी। वह स्वभाव से बहुत ही दयालु और उसके वाणी में अजब सी मिठास घुली थी। उसे न तो खूबसूरती का घमंड था और न ही एक राजा की पुत्री होने का। वह अपने राज्य में सभी स्त्रियों का मान सम्मान करती थी, जिस वजह से उसे सारे प्रजा की तरफ से बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिलता था। जब वे दोनों राजा के कक्ष में गई, तब राजा ने दोनों से पूछा, पुत्री, मैं तुम दोनों का विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मन की इच्छा जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। यह सुनकर बड़ी पुत्री संध्या बोली, पिताजी, मुझे एक सुंदर राजकुमार चाहिए, जिसके पास आपसे भी ज्यादा जमीन, धन, जायदाद और बड़ी सी महल हो। राजा ने कहा, ठीक है। जब राजा ने छोटी पुत्री मधु से पूछा, तब मधु हिचकिचाते हुए और धीमे स्वर में बोली, पिताजी, मुझे पास के गांव में ज्ञानचंद्र जी के बेटे सुशील अच्छा लगता है। हम दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही उसकी बड़ी बहन संध्या बोली, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो ज्ञानचंद्र जो वर्षों से हमारे महलों के नौकर है, जिनके पास झोपड़ी है, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तुम्हें इन गरीबों और झोपड़ी में रहने वाले लोगों का ख्याल कैसे आता है। राजा को सुनकर ये सब थोड़ा अजीब लगा, पर वह अपनी बेटियों की खुशी चाहते थे, इसलिए उसने अपने पहली बेटी यानी बड़ी बेटी की शादी उसके इच्छा अनुसार कर दी और कुछ दिन बाद उसने अपनी छोटी पुत्री का विवाह भी उसी के इच्छा अनुसार कर दिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन राजा की इच्छा अपनी पुत्रियों से मिलने को हुआ और वह कुछ भेंट यानी उपहार लेकर चल दिए। चलते चलते वह छोटी पुत्री के ससुराल पहुंचे। कहते हैं कि अतिथि भगवान का रूप होता है। सच में राजा का स्वागत भी कुछ ऐसे ही मधु के ससुराल वालों ने किया। राजा का मन अति प्रसन्न हुआ यह देखकर कि उसकी छोटी पुत्री ससुराल में बहुत खुश है। फिर भी राजा ने उससे कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोने के आभूषण, वस्त्र और 1 एकड़ जमीन देने के लिए आया हूँ।
यह सुनते ही मधु के पति ने राजा से कहा, पिताजी, आपने साक्षात लक्ष्मी मुझे दे दिए, वो भी ये जानते हुए कि मैं आपके बराबरी का नहीं हूँ। मैं आपके महल के सिपाही के लड़के का पुत्र हूँ, फिर भी आपने हमारे प्रेम का मान रखा। जिस पिता ने इतना कुछ हमें दिया, जिसकी पुत्री मेरे माता पिता तथा दिन रात मेरी सेवा करती है, सच पूछिए तो मुझे या मेरी पत्नी को कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके आशीर्वाद के। यह देखकर राजा रो पड़ा और मधु सुशील को गले से लगा लिया। फिर वह वहां से विदा लेकर अपनी बड़ी पुत्री के ससुराल पहुंचा। जब राजा ने अपने बड़े दामाद को देखा तो उसे गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही उसके बड़े दामाद ने अपने ससुर यानी राजा को देखकर भी अनदेखा कर दिया और कुछ ऐसे लुच्चे लफंगे के साथ बाहर घूमने को चल दिए। जब कुछ देर बाद उसकी बड़ी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी उससे मिलने के लिए आ रखे हैं, तब वह दौड़ी दौड़ी आई और राजा के गले लगकर रोने लगी। एक समय मानो कि राजा को ऐसा लगा कि कौन भिखारी मेरे गले लगकर रो रही है। फटी साड़ी पहनी हुई, बालों में मानो कई दिनों से कंघी न की हो, आंखें रो रो कर सूज सी गई हो और हाथों की नमी कहीं खो गई हो। पर जब राजा अपनी इस वहम से बाहर निकला तो उसे पता चला कि वो भिखारन और कोई नहीं, उसकी बेटी संध्या है। राजा ने अपनी पुत्री को इस हालत में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगे और उनके आंसुओं का अंत ही नहीं था। उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? मैंने तो तुम्हारे इच्छा अनुसार ही वर ढूंढा ताकि तुम खुश रहो और सुखी पूर्वक अपना जीवन बिता सको। क्या दामाद जी का व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है? सास ससुर कैसे हैं? उनका व्यवहार कैसा है? इस पर संध्या ने कहा, पिताजी, ये सब मेरे किस्मत का दोष है। मैं छोटी बहन को बोल रही थी कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो तुम इन झोपड़पट्टी के लोगों के बीच रहना पसंद करती हो। मैंने तो ये भी कहा कि तुम ऐसे गरीब लड़के से शादी कर रही हो जो हमारे महल में रहने वाले नौकर के बराबर भी नहीं है। पर सच पूछिए तो मैं ये भूल गई थी कि हीरा भी कोयले के खान से ही निकलती है और कमल कीचड़ में ही खिलती है। मैं धन दौलत ऐसो आराम खोज रही थी, पर पिताजी ये सब कुछ दिखावा है। असल में मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। इतना सुनते ही राजा ने अपनी पुत्री से कहा, ऐसा ना कहो बच्ची, मैं तुम्हें फिर से अपने साथ ले जाऊंगा। इस गंदगी में तुम्हें नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, वहीं रहना। तब संध्या ने कहा, नहीं पिताश्री, मैं फिर से वो गलती नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इतना तो समझ आ गया है इन दिनों में कि इंसान को फल उसके कर्मों से मिलती है और किसी भी लड़की की डोली मायके से उठती है, पर अर्थी उसके ससुराल से ही। वहां जाऊंगी तो न जाने कितने लोगों के क्या क्या और किस किस तरह के ताने सुनने को मिलेंगे। इससे अच्छा है कि मैं ससुराल में ही रहूं। राजा ने उसे आशीर्वाद देकर वहां से अपनी महल की ओर चल दिए। बच्चों, किसी भी इंसान की पहचान उसके आचरण से की जाती है, न कि उसके पोशाक से या अमीरी
और गरीब से। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी हम अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे और